वेलकम स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल की स्टडी के अंदर एक और न्यूमेरिकल लेके मैं आया हूँ जिसके अंदर आपको 4 प्रोसेस दिख रही होंगी P1 से P4 तक, और इनके सामने इनका करस्पॉन्डिंग अराइवल टाइम और इनका बर्स्ट टाइम लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो अराइवल टाइम है वो प्रोसेस P1 और P2 का 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। और है क्या चक्कर कि 1 से अगर स्टार्ट हो रहा है तो हमने तो बोला कि भाई 0 से कहानी शुरू होगी। पहली बात ये कि 1 पे जब आ रहा है तो 1 पे भी दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर दोनों का अराइवल टाइम 1 है तो अगर इसमें अराइवल टाइम पे रेस लगी हुई तो P1 रेस जीतेगा, और नहीं तो फिर अगर बस टाइम है तो बस टाइम के हिसाब से है। हमारे पास जो 2 एल्गोरिथम यहाँ पे लिखी है वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे करना है हमें, और दूसरी है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। और इन दोनों के गैंट चार्ट बनाएंगे हम, और गैंट चार्ट बनाने के बाद काम करेंगे। कुल मिला के हमने अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल देखे उसमें सबसे ज्यादा जो हार्ट इसका जो होता है न्यूमेरिकल्स का वो होता है गैंट चार्ट। तो गैंट चार्ट कभी भी गलत नहीं बनाना है हमें। तो सबसे पहले बात हम करेंगे यहाँ पे इस गैंट चार्ट की। और ये गैंट चार्ट स्टार्ट जो हो रहा है वो 0 से हो रहा है, और 0 से लेके 1 तक ये बिल्कुल आइडल है। 0 से लेके 1 तक जो सीपीयू जो है बिल्कुल आइडल बैठा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे। यहाँ पे ये जो शेडेड पोर्शन में बना रहा हूँ, ये शेडेड पोर्शन बताता है, रिप्रेजेंट करता है कि आपका सीपीयू जो है वो कोई भी काम नहीं कर रहा, कोई भी टास्क नहीं कर रहा। और क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उस टाइम पे कोई भी प्रोसेस अराइव नहीं हुई थी। खैर, फिर 1 पे 2 प्रोसेस अराइव हुई, P1 और P2, और क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है इसलिए P1 को पहले चांस मिलेगा और P1 अपना काम पूरा करेगा और पूरा पूरा बर्स्ट टाइम कैलकुलेट पूरा हो जाएगा। उसके बाद आता है P2, क्योंकि P2 को अगला नंबर है, अराइव तो हो ही चुका है वो पहले, तो 12 तक अपना काम निपटाएगा क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम जो था वो करस्पॉन्डिंगली 5 था, इसलिए तो इसका 6 था, इसका 5 है। उसके बाद जो अगला आता है वो आता है P3, और P3 जो है उसका जो बेसिकली जो बर्स्ट टाइम है वो बेसिकली 5 है, तो 12 से लेके ये 17 तक चलेगा। और उसके बाद जो है P4 का नंबर है, और P4 जो है वो शुरुआत होंगे 17 से और ख़त्म हो जाएंगे 20 पे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे इनके बर्स्ट टाइम जो है वो P1 का 6 है, उसके बाद P2 का 5 है, उसके बाद भी 5 है अगला, और उसके बाद अगला जो है वो 3 है P4 का। तो ये तो हुआ सिंपल सा गैंट चार्ट जिसमें आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब बारी आती है इसका एवरेज वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम निकालने की। तो वो हम वैसे के वैसे ही निकालेंगे जैसे अभी तक निकालते आ रहे हैं। तो देखते हैं हम जरा ध्यान से इसको। इस बार थोड़ा सा एक ये शेडेड पोर्शन अभी तक नहीं पढ़ाया था, तो ये शेडेड पोर्शन थोड़ा आ गया। देखते हैं डज दैट मेक एनी डिफरेंस और नॉट। तो वेटिंग टाइम फॉर P1, वेटिंग टाइम फॉर P1। चलिए वेटिंग टाइम फॉर P1 देखते हैं। P1 ने कितना इंतजार करा, ये इसका मेन मुद्दा है। सही मायनों में P1 ने इंतजार करा ही नहीं है। वो इसलिए नहीं करा क्योंकि अगर सिस्टम को आप 0 से स्टार्ट होकर मान रहे हो और P1 का टाइम जो है वो 7 पे खत्म हुआ P1, और P1 का 6 वर्स्ट टाइम था, तो अल्टीमेटली वो वेटिंग में तो रहा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो आइडल टाइम था और यहाँ पे वो आया और उसको प्रोसेस मिल गई। तो P1 का वेटिंग टाइम तो हर हाल में 0 आएगा। उसके बाद आता है वेटिंग टाइम निकालना है हमें किसका? P2 का। जब P2 का वेटिंग टाइम देखेंगे तो P2 बेसिकली 7 पे P2 को सिस्टम मिला। P2 को सिस्टम कितने में मिला? 7 पे मिला। और देखा जाए तो अब आप उसको कैलकुलेट जब आप करेंगे प्रोसेस P2 के लिए तो ये आएगा कैसे भाई? P2 कितना इंतजार करा ये आप देख रहे हो ना। तो P2 का जो बर्स्ट टाइम था वो बेसिकली 5 था। P2 आया तो 1 पे था, लेकिन P2 ने टोटल इंतजार कितना करा? यहाँ पे P2 ने टोटल इंतजार जो करा 7 सेकंड पे उसको कहानी मिली थी, तो 60 सेकंड पे मिली थी, लेकिन वो आया 1 पे था, कोई 0 पे तो आया नहीं था। इसलिए टोटल 1 से लेके 7 तक उसने अपना इंतजार करा। तो कुल मिला के उसने 6 ms तक इंतजार करा। ये है P2 का वेटिंग टाइम। कोई कुछ भी कहे लेकिन यही है इसका P2 का वेटिंग टाइम। अब बारी आती है किसकी? अब बारी आती है P3 की। तो चलिए P3 देख लेते हैं, इसी गैंट चार्ट के हिसाब से P3 देख लेते हैं। P3 का P3 को सिस्टम जब मिला तो 12 पे मिला है। सही मायने में P3 को कितने पे मिला सिस्टम? 12 पे। लेकिन P3 आया कब था? P3 तो 2 पे आया था। तो जब 2 पे आया था तो वेटिंग टाइम कितना हुआ? 10 मिली सेकेंड। नेक्स्ट गोज विद P4। P4 को सिस्टम मिला 17 पे। P4 को सिस्टम मिला 17 पे। मानता हूं मैं, दिख भी रहा है गैंट चार्ट के अंदर कि P4 का सिस्टम मिला 17 पे। P4 खुद तो आया 2 पे था, तो उतनी पेनल्टी काट लीजिए।
तो 17 पे आया था और 2 मतलब 17 पे मिला और 2 पे आया था, तो ये हो गया 15 मिली सेकेंड। यहीं से मैं एवरेज वेटिंग टाइम अगर निकालूंगा तो इन सारी संख्याओं को जोड़ लेता हूं मैं, तो ये टोटल हो गया 16 + 15 दैट इज 31। तो 31/4 इसको लेंगे हम 31/4 दैट इज इक्वल्स टू 7.75 मिली सेकेंड। 7.75। अब चाहे तो कैलकुलेट करके देख भी सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम, इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट करते हैं और इसी क्वेश्चन में हम टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं। तो मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ, टर्न अराउंड टाइम फॉर P1। बड़ी इज्जत से लिख रहा हूँ मैं उसको, टर्न अराउंड टाइम फॉर P1। P1 को कितना समय लगा भाई? P1 को 7 सेकंड में कंप्लीट हो गया और 1 पे वो आया था, तो टोटल काम उसका 6 मिली सेकंड पे हो गया काम। फिर टर्न अराउंड टाइम फॉर P2, टर्न अराउंड टाइम फॉर P2। P2 खत्म कितने पे हुआ? 12 पे, और P2 आया कितने पे था? 1 पे। तो जितना लेट आया उतनी पेनल्टी तो लगेगी ना, तो कुल मिला के इसका हुआ 11 मिली सेकेंड। नेक्स्ट इज वेटिंग टाइम फॉर ये टर्न अराउंड टाइम फॉर P3। P3 17 पे कंप्लीट हुआ है, लेकिन P3 आया 2 पे था। आप क्वेश्चन देखेंगे P3 2 पे आया था, 17 पे कंप्लीट हुआ, तो टोटल इसका कितना आया? 15 मिली सेकेंड। 15 मिली सेकेंड पे P3 का टर्न अराउंड टाइम लिखा जाएगा। उसके बाद P4 जो कंप्लीट हुआ है, P4 जो कंप्लीट हुआ है वो 20 पे। P4 दिख रहा है आपको ग्रैंड चार्ट में, 20 पे कंप्लीट हुआ है, लेकिन P4 खुद आया कितने पे? P4 2 पे आया था, इसलिए उसका टोटल जो टर्न अराउंड टाइम आएगा वो आएगा 18। आप जब इनको निकालेंगे तो ये निकलेगा एवरेज टर्न अराउंड टाइम, जो कि आपको इन सारी संख्याओं को जोड़ना है और ये सारी संख्याओं को जोड़ के 4 से डिवाइड कर देना है। तो आपको ये आएगा, ये टोटल जो आएगा आपका आएगा 17 + 15 + 18। तो ये टोटल इसको आप जब डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये आएगा 12.5 ms। ये था इस न्यूमेरिकल का एक पार्ट, जिसमें एक गैंट चार्ट से मैंने ये दोनों आंसर निकाल लिए। आप ऐसे ही इसी सेम टेक्निक को हम फॉलो करेंगे, गैंट चार्ट चेंज कर देंगे और ये सारे की सारी निकालते हैं हम किसके लिए? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट प्रीएम्प्टिव वाला। अब देखिए यहाँ पे आपने जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आंसर्स देखे, जिसमें एवरेज वेटिंग टाइम जो आया वो आया 7.75 मिली सेकेंड, और उसके बाद आपने जब इसका टर्न अराउंड टाइम देखा तो उसका एवरेज आया टोटल 12.5 मिली सेकेंड। ये दो आंसर्स दिए जो मैंने साइड में लिख दिए कहीं, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के थे। अब मेरा जो काम है ना वो है एसजेएफ पढ़ाना, जो कि एसजेएफ में भी कौन सा वाला? प्रीएम्प्टिव वाला। अब देखिए प्रीएम्प्टिव लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि प्रीएम्पशन दिखाना ही दिखाना है। कई बार ऐसा होता है कि प्रीएम्प्टिव लिखा है लेकिन हो नहीं रहा प्रीएम्पशन। तो देखते हैं ये क्या है क्वेश्चन। जरा एक बार फिर से इसके क्वेश्चन पे जाएंगे हम और डेटा को फिर से देखेंगे। तो 4 प्रोसेस है, 0 पे कोई सी भी नहीं आई, दोनों P1 जो है और P2 जो है वो 1 पे आई है। उसके बाद फिर P3 और P4 जो है वो 2 पे आई है, दोनों मतलब 0 से लेकर 2 सेकंड तक सारा काम हो चुका है, लेकिन 0 से लेकर 1 सेकंड तक कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ होगा कि जो बनेगा गैंट चार्ट उसके अंदर 0 से लेके 1 तक पे कुछ भी नहीं हो रहा। तो जबरदस्ती नहीं है कि आप नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, आप यहाँ पे मेंशन करिए कि यहाँ पे सीपीयू क्या है, सीपीयू यहाँ पे आइडल कंडीशन में है, आइडल बैठा हुआ है, और आइडल बैठने पे क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस उस पर रन नहीं करती और कुछ नहीं होता उसके अंदर। तो यह सीपीयू आइडल बैठा है। अब इसके गैंट चार्ट को मैं आगे फॉलो करता हूँ और आगे जाता हूँ। सबसे पहले मैं जाऊंगा शॉर्टेस्ट जॉब है, तो शॉर्टेस्ट जॉब जो है वो P1 का दिखेगा मुझे, सॉरी P2 का दिखेगा मुझे। तो P2 का शॉर्टेस्ट जॉब है, और P2 जो है यहाँ पे 0 से लेके 1 तक के पे 1 के बाद 1 पे P1 और P2 अराइव हो चुकी है। 1 सेकंड जैसे हुआ P1 और P2 अराइव हो चुकी है। मैं मानता हूँ कि शॉर्टेस्ट जॉब P3 है, लेकिन सॉरी P4 है, लेकिन P4 जो है अभी अराइव नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पे जो स्लॉट बुक होगा वो P2 का होगा, क्योंकि फिलहाल जो कंपटीशन है इट इज बिटवीन P1 एंड P2, और P1 और P2 1 पे आ चुके हैं, और जो जैसे ही P2 ने इसको हड़पा, इसको कैप्चर करा, तो उसने अपने 5 सेकंड पूरे करने का वायदा करा। तो यहाँ पे 1 से लेके 6 तक P2 रहेगा। उसके बाद मैं मानता हूँ कि सारे आ चुके हैं, लेकिन आपको अब सब जब आ चुके हैं तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट कर रहे हो, तो अब P1 का नंबर नहीं आएगा। अब आप ये नहीं कि P1 आ गया तो अराइवल टाइम, वो तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में था। यहाँ है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, आपकी एक जॉब कंप्लीट हो चुकी है। अब कंपैरिजन किसमें? तीनों जॉब, बाकी बची हुई तीनों जॉब भी आ चुकी हैं,
अब नाउ द कंपैरिजन इज बिटवीन P1, P3 एंड P4, और आप अगर उसमें देखेंगे तो उसमें जो जंग जीतेगा वो P4 जीतेगा, क्योंकि P4 की जॉब सबसे छोटी है, कुल मिला के 3 बर्स्ट टाइम जो है 3 बर्स्ट टाइम के अंदर वो फिनिश हो जाएगी। तो इसको मैं लिखूंगा 9, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई लेकिन चलिए इतना तो ह्यूमन एरर चलता है। इसके बाद आता है अगला जॉब जो है वो P3 है, जो सबसे छोटा है। तो P3 अगला जॉब आएगा, और P3 जो अगला जॉब आएगा वो 9 से लेकर के चलेगा 14 तक, क्योंकि उसका टोटल जो बर्स्ट टाइम है वो टोटल बर्स्ट टाइम 5 है। और उसके बाद आता है हमारा P1, जो कि किसी जमाने में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में नंबर 1 पोजीशन पे था, आज वो सबसे पीछे है। तो देखते हैं सबसे पीछे होने के बाद वो कितना नुकसान करता है। तो यहाँ पे टोटल 6 बर्स्ट टाइम के साथ P1 को हमने पीछे लगा दी। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, मैं जब न्यूमेरिकल करता हूं ना, तो ये आइडल टाइम और ये सब बनाने के बाद मैं जैसे गैंट चार्ट अगर अच्छा बना देता हूं ना, तो अपने आप ही मेरे दिल में लग जाता है कि ये न्यूमेरिकल अब मैं गलत नहीं कर पाऊंगा, मैं न्यूमेरिकल गलत नहीं कर पाऊंगा अगर मैंने गैंट चार्ट सही बना दिया तो आप लोग प्लीज जब भी न्यूमेरिकल करें तो ये कैलकुलेशन कुछ इतना मायने नहीं रखता, सिर्फ गैंट चार्ट को ढंग से बना लें, आप इस न्यूमेरिकल को 100% सही करके आएंगे। तो चलिए अब मैं भी ऐसे ही कुछ करता हूँ और वेटिंग टाइम निकालता हूँ सारी प्रोसेस का। तो सबसे पहले जो वेटिंग टाइम निकालूंगा, मैं वेटिंग टाइम निकालूंगा किसका, P1 का, फिर निकालूंगा P2 का, फिर निकालूंगा P3 का, फिर निकालूंगा P4 का, और इन चारों को मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। चलिए सबसे पहले देखें P1 ने कितना इंतजार करा। P1 ने जो इंतजार करा हमें वो लिखना है। तो P1 का इंतजार जो है वो 14 पे P1 को प्रोसेस मिली, मतलब CPU मिला, लेकिन 14 पे जब मिला तो P1 आया कब था, P1 बेसिकली आया तो 1 पे था। तो कुल मिला के P1 का इंतजार जो हुआ वो हुआ 13 ms का। उसके बाद बारी आती है P2 की, और P2 ने तो कोई भी इंतजार नहीं करा, क्योंकि P2 आया 1 पे था और 1 पे ही उसको प्रोसेस मिल गया, इसलिए होगा 0। उसके बाद आता है नंबर P3 का। P3 जो था वो 9 पे उसको प्रोसेस मिली है, लेकिन P3 2 पे आया था, अराइवल टाइम 2 था। तो 9 में से 2 जब जाते हैं तो बचता है 7, यहाँ लिख देंगे हम 7। उसके बाद आती है P4 की बारी। P4 को 6 पे सिस्टम मिला, CPU मिला P4 को, और P4 खुद जो है वो क्वेश्चन के अंदर 2 पे अराइवल टाइम था उसका, इसलिए 6 में से जब 2 जाएंगे तो बचेगा 4 ms। अब देखिए जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पे निकलेगा आपका एवरेज वेटिंग टाइम, और वो एवरेज वेटिंग टाइम कितना आएगा, 13 और 7 20 और 24, 24 अपॉन प्रोसेस कितनी है 4, तो ये आएगा टोटल 6 एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम कितना है 6। मैं आगे बढ़ता हूँ, टर्न अराउंड टाइम की बात करता हूँ। टर्न अराउंड टाइम एक एक का देखूंगा। P1 जो है वो 20 पे खत्म हुआ है जाके, मतलब P1 को टोटल कंप्लीट करने में प्रोसेस P1 के पूरे एग्जीक्यूशन को 20 मिलीसेकंड लगे। तो मैं यहाँ पे निकालना चाह रहा हूँ टर्न अराउंड टाइम फॉर प्रोसेस P1, और फॉर प्रोसेस P2, फॉर प्रोसेस P3 एंड फॉर प्रोसेस P4। जब ये टर्न अराउंड टाइम चारों निकालूंगा तो ये कुछ इस प्रकार से आएंगे। P1 ने 20 पे खत्म करा कार्यक्रम, लेकिन P1 आया 1 पे था, इसलिए एक की पेनाल्टी लगेगी, तो यह है 19 ms। उसके बाद आती है बारी P2 की। P2 भी 1 पे आया था और P2 को 6 मिलीसेकंड लगे कंप्लीट होने में, तो मैं लिख दूंगा 6 - 1 दैट इज 5 मिलीसेकंड। क्या है, देख के सारा काम हो जाएगा गैंट चार्ट का, इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए, गैंट चार्ट अगर सही है तो सब सही है। नेक्स्ट इज P3 14 पे कंप्लीट हुआ, लेकिन P3 खुद 2 पे आया था, तो 14 - 2 इज 12 मिलीसेकंड। उसके बाद जो आता है अगला आता है मेरा नंबर P4 का, जो कि 9 पे कंप्लीट हुआ और 2 पे आया था, तो कुल मिला के आ गया 7 ms। आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे पूरा, तो और इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा एवरेज टर्न अराउंड टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम में आप इसको जोड़ेंगे जब, तो होगा 24 और 12 जो होता है वो होता है 36 और 7 जो होता है वो होता है 43। तो 43/4 दैट इज इक्वल्स टू 10.75 मिलीसेकंड। ये आपका आया एवरेज टर्न अराउंड टाइम। आपके पास सारे आंसर्स लिखे हुए हैं, ये पुराने उसका आंसर है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का आंसर है,
और ये दोनों आंसर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के हैं। तो आपको अगर अभी यहाँ पे भी कोई कंपैरिजन करने का बोल दे तो आप बड़े आराम से इसका कंपैरिजन करके दिखा सकते हो कि साहब ये आपका एवरेज वेटिंग टाइम जो था ये किसका था और ये एवरेज टर्न अराउंड टाइम किसका था, ये था एफसीएफएस का इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो आप बता सकते हो कि एफसीएफएस बेटर है या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट बेटर है। और आप देखेंगे जो एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम आया वो अगेन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है उसका बेटर आया। ये ज्यादा कारगर साबित हो गया यहाँ पे। तो ये था मेरी तरफ से सीपीयू शेड्यूलिंग के न्यूमेरिकल्स। थैंक यू सो मच।